हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की पुस्तक बहादुर कहानी संगम में बहादुर लेसन लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अमरकांत जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो अमरकांत का जन्म है 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के पास है नगारा गाँव, वहाँ पे हुआ था। और यशपाल जी उन्हें गोरखी कहा करते थे। और इनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तकें हैं जो कि कहानी संग्रह में जिंदगी और जोक है, देश के लोग हैं, उपन्यास में सूखा पत्ता, काले उजले, और बाल साहित्य में नेऊर भाई, वानर सेना। इनका जो निधन हुआ है 17 फरवरी 2014 को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लेखक कहानी में क्या बताना चाहते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि जब उनके पास एक 12 से 13 वर्ष का बच्चा आया था, जो कि लेखक मतलब उसका इंटरव्यू टाइप का ले रहे थे, तो वो अपने लेखक सीरियस थे और वो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा था। तो छोटा सा ठिनगा सा बच्चा था और वो आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा था और परिवार के लोग उसको घेर कर बैठे हुए थे। तब यहाँ पे लेखक आगे कहानी बता रहे होते हैं कि मतलब लेखक अपने साले साहब के यहाँ गए थे, तो उन्होंने नौकर रखना कई कारणों से समझा कि उनके जितने भी रिश्तेदार थे सारे अच्छे पोस्ट पर थे और सबके यहाँ नौकर थे। तो जब वो बहन की शादी में घर गए थे तो उन्होंने देखा कि भाई भाभियाँ जो हैं मतलब कितने अच्छे नौकर के साथ से कितने ऐसे खटिया तोड़े, मतलब बहुत आराम से रह रही हैं। तो लेखक को बहुत जलन हुई कि बताओ, मेरे घर में ही नौकर नहीं है, मेरी घरवाली दिन रात काम करती रहती है। तो इसके बाद जो है उनकी घरवाली जो है, लेखक की घरवाली का नाम है निर्मला। तो वो हमेशा माला जपने लगी कि भाई उनके यहाँ पे नौकर है, आप भी हमारे यहाँ पे नौकर रख लो। मैं ही बैड लक हूँ कि मुझे नौकर का सुख नहीं है। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि साले साहब भी उनके जो हैं वो बच्चे को लेकर आए थे। तो उसकी बच्चे की कहानी साले साहब ने बताया था कि वो एक नेपाली लड़का था और नेपाल और बिहार की सीमा के पास उसका गांव था और उसका पापा जो है युद्ध में मारा गया था। तो परिवार की जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी, तो माँ ही पूरे घर की जिम्मेदारी निभा रही थी। माँ इस बच्चे को बहुत मारती थी क्योंकि गुस्से वाली थी और चाहती थी कि लड़का घर का काम काज कराए। बट ये लड़का जो था यहाँ वहाँ जंगलों में घूमता फिरता था, चिड़ियों के घोंसले में हाथ डाल देता था, पेड़ में चढ़कर फल तोड़कर खाता था, ऐसा करता था। तो लेखक मतलब उस बच्चे की एक दिन की कहानी बता रहे होते हैं कि एक दिन क्या हुआ था कि ये मतलब कभी कभी पशुओं को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। तो इसने एक भैंस को बहुत मारा, उस भैंस को बहुत मारा जिससे इसकी माँ बहुत प्यार करती थी। तो भैंस भागकर अपनी माँ के पास आई, जो कि पास के खेत में काम कर रही थी। तो माँ ने सोचा, अचानक से भैंस जो है खाना छोड़कर, चरना छोड़कर मेरे पास क्यों आ गई, ज़रूर कुछ लड़के ने किया होगा। तो उसने सोचा कि लड़के ने इसी तरह से मारा होगा भैंस को, तो वही सोच कर उसको अधमरा कर दी और वहीं पर छोड़ के अपने घर में आ गई। तो लड़का का जो मन था माँ से एकदम नफरत करने लगा और सारी रात जंगल में था। जब सुबह हुई तो चुपके से वो घर आया और घर में से माँ की हंडी में से 2 रुपए निकाल लिए और वहाँ से भाग गया। और वहाँ के जो गोरखपुर स्टेशन के गोरखपुर जाने वाली बस के पास वो जाकर गोरखपुर की तरफ चला गया। तब लेखक यहाँ पे तो इतनी बच्चे की कहानी बताई कि वो कैसे कैसे लेखक के पास आया है। तब लेखक आगे बताते कि हम लोगों ने जब इंटरव्यू लिए, उसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने दिल बहादुर बताया था। तो लेखक बोलते कि मुझे तो उतना याद नहीं है कि मैंने उससे क्या प्रश्न किए थे, बट इतना ज़रूर है कि मैंने उससे यही बोला था कि तुम मतलब घर के सारे काम करोगे और शैतानी नहीं करोगे, और नौकर चाकर को हम लोग बहुत प्यार से देखते हैं। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो यहाँ की हर चीज़ सीख जाओगे और पढ़ लिख कर तुम्हारी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। तो निर्मला भी उसी समय कुछ ज्ञान दे दी कि तुम बाहर के मतलब किसी आस पड़ोस के घर नहीं जाओगे, कोई काम के लिए बोले तो क्या कहते, तुम मना कर देना, मना मत करना, मतलब मैं बोल देना कि मैं आता हूँ, अब वहाँ से खिसक जाना, ऐसा कर तो और सभी से तुमको रिस्पेक्टफुली बात करना है। तो इस तरह से लेखक बताते हैं कि निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा के
सिर्फ बहादुर नाम रख दिया। अब बहादुर के जब घर में आए तो जिस तरह से घर में लोगों के पास नया सामान आता वैसे उनके घर में नौकर भी नया नया आया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा कि उत्साह का माहौल बना हुआ था। इवन आस पड़ोस के बच्चे उसके पास आते थे तो उससे पूछते थे, भाई तुम छिपकली को क्या कहते हो, या तुमने शेर देखा है, या तुम्हें और हमारे घर के लोग भी पहाड़ी खाने की फरमाइश करते थे और उसे बहुत सारे छेड़खानियाँ करते थे। बट वो जवाब कम देता था, हाँ हंसता ज़्यादा रहता था, और घर के सब लोगों को उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। तो निर्मल एक दिन की बात बता रहे हैं लेखक कि निर्मला जो है आस पड़ोस के लोगों को सुनाने के लिए बहादुर को बुलाती है कि बहादुर नाश्ता क्यों नहीं करते हो, कर लो, हम लोग नौकर चाकर को मतलब अच्छे से रखते हैं, उतना तंग नहीं करते हैं, बच्चे की तरह रखते हैं मतलब। और मेरे हस्बैंड ने तो साफ साफ कह दिया है कि नौकर चाकर के ऊपर 150 से 200 रुपये महीने खर्च भी हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, बट उसको अच्छे से रहना। इवन जिस दिन आया था तो उसके लिए एक नेकर और कमीज़ लेकर आए थे और अभी भी कपड़े बन रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो बहादुर था घर का काम धाम करने लगा, जैसे कि पोछा लगाना, अंगीठी जलाना, बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना, ये शाम पूरा काम करने लगा था। और जैसे ही सुबह होती थी तो पेड़ पर चढ़ कर नीम के दातून तोड़ लेता था और एकदम मतलब बिना किसी सहारे को पेड़ के एकदम ऊंचाई पर चढ़ जाता था। उसे देखकर किसका मन है, निर्मला का दिल बैठ जाता था, बोलता था गिर जाएगा तो क्या होगा। और उसको निर्मला की मतलब मेरी पत्नी की उसे बहुत टेंशन रहती थी, क्योंकि उस समय निर्मला का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। तो कहीं पे भी कितना भी मतलब ज़रूरी काम क्यों ना करता हो, बट जब निर्मला की दवाई देने का होता था तो दौड़ते हुए आ जाता था और उनके सामने वो दवाई रख देता था और बोलता था, माँ जी इतना काम मत करिए नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब जब शाम को जब मैं ऑफिस से घर आता था तो सब लोग मुझे बताते थे, कुछ ना कुछ बताते थे, तो भी मेरे से बताने की कोशिश करता था और मुस्कुराने लगता था। एकदम नॉर्मल घटना को भी वो ऐसा बताता था कि लगता था बहुत बड़ी घटना बता दी है। जैसे ये बताता था कि बाबूजी दीदी जी की सहेली आई थी, भैया सिनेमा गए थे, इस तरह से। तो मैं उससे बात करना चाहता था, बट अपने के ऊंचाई बनाए रखने के लिए, अपना स्थान बनाए रखने के लिए दूसरी तरफ देखने लगता था। तो निर्मला भी कभी कभी बहादुर से पूछती थी कि तुम्हें माँ की याद नहीं आती, तो वो बोलता है कि नहीं। तो पूछती है क्यों, तो बोलते हो माँ क्यों इतना मारती क्यों है, ठीक है ना। तो अब फिर वो हंसने लगता था। तो निर्मला बोलती है कि जब तुम्हारी माँ इतना मारती थी, ठीक है ना, तो तुम उसको पैसे क्यों भेजते हो, कहते हो भेजने के लिए। तब वो बोलता है कि माँ का कर्जा तो हमारे लिए जीवन भर का रहता है। सो लेखक आगे बताते हैं उसके सोने के बारे में कि हमारे पास में एक फटी पुरानी दरी थी, जो कि हमने उसको किसको, बहादुर को दे दिए थे सोने के लिए। जब रात को सोने में जाता था तो वो एक टूटी खाट थी, उस पर अपनी चादर बिछाकर और उसके ऊपर दरी बिछाकर और वो तिरछी टोपी पहनकर उसके सामने अपने खिलौने के सामान जो भी वो अपने साथ में लेकर आया था वो देखने लगता था और देखकर उनको खेलता था। जैसे ताश की गड्डी हो गई और पत्थर हो गए, ये सब वो उनको रखकर खेलता था। ब्लेड हो गई, कागज़ की नाव हो गई, ये सब। और फिर उनको खेलते खेलते धीरे धीरे क्या करता था, गुनगुनाने लगता था, गाने की गुनगुनाता था। इवन वो अपने मतलब छोटा सा आईना उसके पॉकेट में था तो उस आईने को निकालता था, अजीबो तरीफ से चेहरा बनाता था, फिर उसे देखकर हंसता था। तो इस तरह से लेखक बता रहे हैं कि दिन बहुत बीतने अच्छे मज़े में बीतने लगे। बारिश का महीना भी चला गया, सब कुछ अच्छे से हुआ और मुझे भी अपने नौकर रख लिया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्राउड हो गया। तो मैं अब लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता था कि यहाँ पे मैं आस पड़ोस के लोगों से भी क्या बोलता, मतलब कोई बच्चे भी थोड़ा सा भी शरारत कर देते थे तो उनको डांट टपट कर देता था। और निर्मला जो है ये शुभ समाचार सब कुछ दे आई थी कि हम ये मतलब आधी तनख्वाह तो हमारे नौकर पर ही खर्च हो जाती है। फिर बोलती है कि रुपया पैसा कमाया किसके लिए जाता है, खर्च करने के लिए, आराम के लिए ही, ठीक है ना। तो इन्होंने तो इतना तक भी बोल दिया कि तुम्हारे दुनिया के किसी कोने में भी नौकर मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा।
तो इस तरह से लेखक बताते हैं कि जैसे जब से हमारे घर में बहादुर आया है तो ज़िंदगी एकदम खुशहाल बन गई है। सबको मतलब सब लोग अब भी सब लोगों को बहुत आराम हो गया, कोई कुछ भी काम नहीं करता, घर भी एकदम साफ चकाचक चमकते हुए दिखाई देता है, कपड़े भी एकदम चमचम दिखाई देते हैं, कोई भी एक गिलास पानी तक नहीं निकालता, इवन एक पेंसिल भी गिर जाती है तो बहादुर को आवाज़ लगाता कि बहादुर ये उठाना वो उठाना। और रात को सभी जल्दी सो जाते हैं और देर रात को सुबह मतलब लेट उठते हैं। तो इस तरह से मेरा लड़का जो है, लेखक के लड़के का नाम किशोर है, तो लेखक का लड़का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शान और शौकत वाला था। वो बहादुर को सोचता था कि मैं अनुशासन पे रखूँगा, मतलब डिसिप्लिन में रखूँगा तो ये ठीक रहेगा। इसी तरह से उसने अपने अपने मतलब सारे काम किसको बता दिए कि बहादुर को बता दिए कि जैसे तुम मेरे जूते पॉलिश करना, कपड़ों की धुलाई करोगे और साइकिल की सफाई करोगे सबसे, और फिर सब शाम को आता था तो अपनी एक्सरसाइज मतलब अपने पीठ में मुक्की भी लगवाता था इस तरह से। और अगर वो नहीं करता था तो दो जोर जोर से चिल्लाता था और बहादुर चुपचाप मार खाकर भी कोने में खड़ा रहता था। तो एक दिन की बात है कि किशोर से मतलब इतने सारे काम हो गए थे तो बहादुर ने थोड़ा सा उसमें लापरवाही हो गई, कुछ काम नहीं किया हो, तो उसने चेतावनी दी कि सबसे पहले तुम मेरा काम करोगे, अगर मेरे काम में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो मैं तुम्हारे को मार मार कर भूलिया बिगाड़ दूंगा। काम चोर हो, खाते रहते हो, पूरा दिन क्या करते रहते हो। तो इस तरह से होने लगा। तो ये रोज़ की बात, रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट होने लगा जिसकी वजह से पत्नी मुझे रोज़ बताती थी कि वे किशोर उसको मारा है। मैंने सोचा मना भी किया बट किशोर नहीं माना, तो मैंने सोच कर ये भी छोड़ दिया कि चलो वो बच्चा जो बहादुर है वो भी शरारत कर रहा होगा और फिर ताली एक हाथ से बचती नहीं है। तो किशोर को जब एक दिन शाम को मैं वहाँ पे वापस घर आए तो उसने क्या देखा लेखक ने कि किशोर जो है एक डंडे से बहादुर की पिटाई कर रहा था। कुछ दूरी पर वो कौन खड़ा था, बहादुर खड़ा था और उसकी माँ हाँ 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 कहती हुई मना भी कर रही थी। तो कि मैंने किशोर से डांट कर उसको अलग किया, तब उसने बोला कि ये मेरा काम करने के लिए मना करता है। तब मैंने उससे पूछा और गालियाँ देता है। तब मैंने उससे मुझे पता था कि किशोर इससे ज़्यादा भी गालियाँ देता है। तब मैंने पूछा बहादुर से कि भाई तुम उसका काम क्यों नहीं करते हो। तब वो बोलता बाबूजी मेरे बाप पर क्यों जाता है। तो मैंने पूछा क्या किया। तब वो बोलता कि मुझे सुअर का बच्चा कहता है, इस तरह से। तो मैंने इसीलिए बोल दिया कि भाई मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, तुम अपना खुद कर लो। तब मैंने बहादुर को थोड़ा डांटा भी, समझाया भी कि तुम घर के लड़के हो, घर के लड़के मेहनत करते हैं, मार डांट नहीं खाते हैं, और गुस्सा होना, मुंह फुलाना ये मुझे पसंद नहीं है। जाओ मुंह धोकर काम करो, सुख से रहो, और सब कुछ हम जिस तरह से तुम्हें रखते हैं सुख और आराम से, वैसे दूसरे घर में नौकर नहीं रखते। नौकर को तो आधा पेट ही खाना देते हैं। इस तरह से फिर वो चुपचाप सुनता रहा और जाकर मुंह हाथ धोया और जल्दी प्रसन्न भी हो गया। और रात में सोते समय फिर वही अपनी टोपी पहनकर देर रात तक गाना गा के सो गया। अब एक दिन की लेखक की बात है कि लेखक की पत्नी का भी ब्रेन वॉश हो गया कि मतलब वो बताते कि मेरी पत्नी निर्मला जो है बहुत पतली पतली रोटियां बनाती रही है। तो और वो रोटी खाना मतलब किसको बनाती थी, बहादुर के लिए भी बना देती थी। तो मोहल्ले में एक दिन गई तो मोहल्ले की औरतें ने उनको कान भर दिए कि परिवार के लोगों के लिए खाना बनाना तो ठीक है बट नौकर चाकर के लिए अगर तुम बनाओगी तो उनकी आदत बिगड़ जाएगी। तो मेरी पत्नी को ये बात सही लगी, तो नेक्स्ट डे उसने क्या किया कि परिवार के लिए खाना बनाया और बहादुर के लिए नहीं बनाई। तो उसका बहादुर देखता रहा। तो पत्नी बोलती कि देखता क्या है, तू जाके अपनी रोटी बना ले, क्या तू मेरे घर का है, घर का थोड़ी ना है कि घर का जैसा है। तो बोलता मैं नहीं बनाऊंगा। तो बोलती है नहीं बनाएगा तो बहुत मार खाएगा, और तू बना जाके, नहीं तो भूखा रह जा। तो उसने नहीं बनाया। तो वो बोलता कि इसीलिए तू जब सुनता नहीं है तो इसीलिए तेरी माँ भी मारती है, किशोर भी मारती है, असुर कहीं का। इस तरह से वो बोला। तो बोलता मैं नहीं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। तो लेखक बताते हैं कि वो रात भर भूखा सो गया। फिर सुबह उठा तो वैसे ही उसके चेहरे पे मुस्कान थी, हंसते खांसते। और सुबह उसने जो आटा की रोटी बनाई और रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खाया। बट रोटी तो अच्छी नहीं बनी थी, मोटी मोटी थी और मतलब शेप में नहीं थी। तो उसको देख कर ही उसने खाना खा लिया।
अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि बहादुर को मारने वाले लोग दो हो गए थे। निर्मला भी एक दो बार मार दी तो उसका भी हाथ खुल गया था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि बहादुर एक ही गलती करता था और उसको दो लोग मारने वाले हो जाते थे। तो इस तरह से मतलब लेखक बता रहे हैं आगे कि बरसात भी गई, आकाश भी एकदम क्लीन हो गया था। मैंने बहादुर के माँ को चिट्ठी लिखी कि आपका बेटा हमारे पास आराम से खुशी से है, जब वो आपके पास मिलने आएगा तो उसकी सैलरी का पैसा आपके लिए चला जाएगा। बट उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब लेकिन यहाँ पे लेखक बताते कि बहादुर से अब गलतियाँ ज़्यादा होने लगी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा मार पिटाई मिलती थी। तो इसके दो कारण बताते हैं। एक तो डर हो गया, मार पिटाई के कारण वो क्या होता है कि मतलब वो गलतियाँ करता है। तो यहाँ पे लेखक सोचते हैं कि क्या कहते हैं, नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो लेखक एक दिन की बात बताते हैं कि वो उनके एक रिश्तेदार की पत्नी जो थी उनके घर आई थी। वह बीवी बच्चों के साथ आई थी। तो उन्होंने उनसे मुलाकात हुई तो उनके लिए उन्होंने रोहू मछली और देहरादूनी चावल लेकर आए थे। नाश्ता पानी हुआ, फिर दोनों बातचीत करने लगे। तो अचानक से उनकी पत्नी ने उठकर देखा कि अरे मेरे पैसे कहाँ गए, मतलब यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। तो लेखक ने पूछा क्या हुआ। तब उनकी पत्नी ने बताई कि क्या बताऊँ, मैंने 11 रुपये यहीं पे ही खोल कर रखे थे, पर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आप बहादुर से पूछिए। मैंने इसी पे सोचा था कि रिक्शे वाले को दे दूँगी, बच्चों के लिए मिठाई दे दूँगी और जाते समय कुछ रख दूँगी, बट पता नहीं क्या। तो मैं तो बोली बहादुर ही यहीं से, मतलब वो लड़का से पूछे। तो मैंने लेखक बताते कि मैंने बहादुर को आवाज़ लाई, उससे पूछा कि तुमने यहाँ से पैसे लिए हो, अगर पैसे नहीं लिए हो तो बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तो बोलता रहा नहीं नहीं। तब वो औरत बोलती है कि नहीं तुम यहाँ से उठकर जल्दी जल्दी नहीं गए थे। तब बहादुर बोलता है कि नहीं मैं तो गया था, बट मुझे नमक लेने बाजार जाना था, इसीलिए जग गया था। तो उसकी लेखक पे बोलते हैं कि बता दो भाई तुम लिए हो, कुछ नहीं बोलूँगा, पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगा, इनाम भी दूंगा, ऐसा वैसा बोलते हैं। बट वो रोता रहा, बताया नहीं कि बोलता कि मैंने नहीं लिया। तो लेखक को गुस्सा आया और उन्होंने एक मुंह पर थप्पड़ मार दिया। ठीक है ना। तो अब वहाँ पे रिश्तेदार लोग साहब आए, बोले कि रहने दीजिए, उसको छोड़िए। उसको साथ में अलग लेके गए। उससे पूछते हैं दे दो भाई, हम तुमको इनाम देंगे, लिए हो तो बता दो। ठीक है, उसको डराए धमकाए, बट उसने बोला नहीं लिया। ठीक। उसके बाद वो फिर सज्जन वो रिश्तेदार बोलते हैं कि ये लोग ढीठ होते हैं, अपने मतलब ये जो करते हैं कुछ भी नहीं बनाते, इनके हम रग रग से वाकिफ रहते हैं। ये घटना को काफ़ी समय के बाद मतलब कहा बहादुर बहुत ज़्यादा काम में लापरवाही करने लगा था, और लापरवाही करने के साथ उसको बहुत ज़्यादा तमाचे भी पड़ रहे थे। तो एक दिन के मैं जब शाम को घर दफ्तर से लेट आया था तो मैंने देखा घर यहाँ वहाँ एकदम अस्त व्यस्त है, कोई साफ नहीं, बर्तन भी साफ नहीं है, और मेरी बेटी भी बैठी हुई है, पत्नी भी मुंह सुजाई हुई ही है। तो मैंने पूछा ये घर का क्या हाल बनाया के रखे हो, तुम लोग क्या हो गया। तब वो बताते हैं कि ये बहादुर भाग गया। तो मैं बोली भाग गया। तो बोलते हाँ क्यों भाग गया। तो बोलते पता नहीं, आज तो कुछ भी हुआ नहीं था। हाँ इतनी सी ज़रूर बात हुई थी कि दोपहर में उसने खाना भी खाया था और एक आंगन में सिलवट्टा रखा था, तो वो शिफ्ट कर रहा था दूसरी जगह बरामदे पर, उसके हाथ से गिरकर 2 टुकड़े हो गए। तो शायद इसी डर से कि उसे मार मिलेगी, डांट मिलेगी, इसके वजह से भाग गया। बट इतनी छोटी सी बात के लिए हम थोड़ी ना उससे मारते। अब मैं क्या करूं, मेरी किस्मत का ही दोष है। तो लेकर पूछते कुछ लेके गया। तो वो बोलते यही तो अफसोस है, वो कुछ भी नहीं लेकर गया, सारा का सारा छोड़ कर गया। अगर बता के जाता तो मैं उसे अच्छे से बहला मतलब सजा धजा के अच्छा सामान देकर और एक्स्ट्रा पैसे देकर उससे भेजते। तो फिर लेखक पूछते और वो 11 रुपये जो तुम्हारे उसकी रिश्तेदार थे वो चुराने की बात है। तो वो उसकी श्रीमती जी बताती है ये सब झूठ है, वो लोग बच्चे को ढूंढ देना नहीं चाहते, मैं उनके रग रग से वाकिफ हूँ। वो ऐसे कभी उनके पैसे रास्ते में गिर जाते तो कभी भूल आते हैं, सिर्फ ये सारा ढोंग था अपनी इज्जत बचाने के लिए। और किशोर को भी बड़ा अफसोस है कि हमें इतना अच्छा नौकर कब कहीं नहीं मिलेगा। मैंने पूरा शहर छान मारा अम्मा, बट वो नहीं मिला। अगर उससे वो मुझे मिल जाता तो मैं उसको कभी नहीं मारता, उससे सॉरी भी बोलता, हमको कितना आराम देगा। अगर हमें ये सेटिस्फेक्शन हो जाता कि कुछ चोरी करके लेकर गया है। तो निर्मला आंखों में आंचल रखकर रोने लगी, और लेखक जो है
को बड़ा गुस्सा आया अपने आप पर। वो सोचते हैं कि अगर मैं उस दिन उसकी बात सुन लेता, अगर नहीं मारता, तो हो सकता है वो आज घर पर हमारे साथ में होता। जब वो आंगन में गए और आंगन में जिस काट में वो सोता था और उसका एक तरफ कपड़े टंगे थे, पेंट टंगा था, उसमें देखे तो वही क्या क्या निकला था, पुरानी गोरियाँ, पुराने ताश की गड्डी और खूबसूरत पत्थर, ब्लेड और कागज़ की नाव। तो लेखक को अपनी गलती पर बहुत एहसास होता कि अगर मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते कि अगर हमारे नौकर भी हमको मिलते, हमारे इतना काम करते, तो हमको उनको अपने फैमिली मेम्बर के जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके लिख के बताइएगा। धन्यवाद।